तो आपने सेंटेंस के बारे में नॉलेज ली, तो आइए चलते हैं सेंटेंस एनालिसिस की ओर, समझते हैं क्या है सेंटेंस एनालिसिस, कौन सी चीज़ किस तरीके से काम करती है ये देखेंगे। तो पहले मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ बोर्ड पर, सेंटेंस को लिख लेंगे। बर्ड्स फ्लाई, द बेबी is crying, this is a pen, my father grew angry, I know the address, Ram has stolen a watch, the teacher gave us homework, the teacher gave homework to all of us, he lent me a pen, he lent a pen to his friends, to his friend। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंस है बेटा, जड़ से समझेंगे, बारीकी से सीखेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। अब यहाँ पर आपको इनका एनालिसिस करना है। आइए सीखते हैं, यहाँ पर सीखते हैं। पहला लिख रहा है बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, और फ्लाई क्या हुआ हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो जो सेंटेंस बनता है तो हमको नॉलेज होनी चाहिए सरकार किसकी, स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स काम करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, आइए जीरो से समझते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है हमारा वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आती है। क्या आती है? मेन वर्ब। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आती है, वो एक सेंटेंस तैयार करती है सरकार। क्या करती है? सेंटेंस, जिसका एक अपने आप में प्रॉपर मीनिंग होता है। क्या होता है? प्रॉपर मीनिंग। समझ में आई पहली बात कि सब्जेक्ट आता है और मेन वर्ब आती है। यदि आपका सब्जेक्ट, आपको बता दूं, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी सिंगुलर लेगा। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी कैसी लेगा? ये वर्ब भी आपकी प्लूरल लेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। अब दूसरी बात ये देखो कि दूसरी बात क्या है कि ये सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब जो आई है, मेन वर्ब आई है, ये पूरे टेंसों में कितने टेंस के साथ आती है। केवल जहां हेल्पिंग वर्ब काम नहीं करती तो केवल पूरे टेंसों में दो टेंसों के साथ में ऐसा होता है। एक तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट। सरकार आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, तो इसमें
आपको पहचान भी पता है, पढ़ते हैं बचपन से, ता है, ती है, ते हैं, ते हैं, ये पहचान है इसकी, ठीक है। और इसकी पहचान क्या है? आया, गया, लाया, जिसके पीछे है नहीं आता, ठीक है, ये इसकी पहचान है। इन दोनों के अफर्मेटिव सेंटेंस में, इन दोनों के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस या टेंस, ठीक है, मैं केवल मेन वर्ब यूज होती है सरकार। क्या यूज होती है? मेन वर्ब। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में, टेंस में ही मेन वर्ब यूज होती है। कौन कौन से हैं वो? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। किसके साथ करते हैं? ये करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज कहाँ होती है? जिसमें क्या लगता है? एस, ई एस और आई ई एस, वो यूज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो आपको ये चीज़ क्लियर है, यानी कि इसकी बायोग्राफी जान ली, ठीक है। आइए दूसरा समझते हैं। यहाँ पर द बेबी हो जाएगा सब्जेक्ट, इज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और क्राइंग हो जाएगी हमारी क्या? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर समझ में आता है क्या? कि सब्जेक्ट के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब लगी, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें मेन वर्ब के बने, जिसका एक क्या बनता है? सेंटेंस तैयार होता है। सेंटेंस क्या दे रहा है? मीनिंग दे रहा है। क्या दे रहा है? मीनिंग दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मीनिंग दे रहा है सेंटेंस, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, दोनों ही किसके अनुसार आएंगी? सब्जेक्ट के अनुसार। इनको ही सरकार क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाली चीज? एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो, यानी कि ये चीज समझ में आई। अब ये किस किस में यूज होती है? हेल्पिंग वर्ब सारे टेंसों में यूज होती है, सारे टेंसों में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है, ठीक है, और कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम, पास्ट में वाज वर। आप जानते हैं टेंस को डीपली पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर हम ये पता करें कि ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? ये वर्ब है, और वर्ब के बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट। एक नया स्ट्रक्चर तैयार होता है क्या? कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब के बाद में आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बोलो क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है सरकार, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। अब ये क्या चक्कर है? इसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में उद्देश्य पूरक। उद्देश्य पूरक के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और उद्देश्य पूरक कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? बिल्कुल आपकी हो सकती है क्या? नाउन, ठीक है, और क्या हो सकती है? प्रोनाउन, और क्या हो सकता है? एडजेक्टिव। ये तीन चीज़ों से ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, अदरवाइज और किसी से हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बनता, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। देखा जाए तो ये क्या है? ये अपने आप में नाउन है सरकार। क्या है? नाउन, ठीक है। समझ में आया? पार्ट्स ऑफ स्पीचेस की क्या है? नाउन है। तो यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उसको कहते हैं जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ हो और जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरी करता है, उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जिसमें आपका आ जाता है नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ आपका जो आया है वो क्या आया है? नाउन आया है। क्या आया है? नाउन। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देख लो कि माई फादर क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब गुरु क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ये क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ? एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ पर ये मेरे पिताजी को गुस्सा आया,
तो ये गुस्सा किसको आया है? मेरे पिताजी को। तो किसकी इंफॉर्मेशन पूरी कर रहा है बोलो? ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पूरी कर रहा है। तो ये क्या यूज हुआ है? एडजेक्टिव यूज हुआ। पहले में क्या यूज हुआ था? नाउन यूज हुआ था। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण मैं इसके सामने रख देता हूं। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक सेंटेंस होता है इट इज आई, ठीक है, या फिर बहुत से इसको मी भी कहते हैं। आई कब करते हैं? आई जब करते हैं जब इसके बाद में कोई इसका रिलेटिव प्रोनाउन आया हो। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो सकता है? हु हो सकता है। क्या हो सकता है? हुम हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एंटीसीडेंट प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये भी इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर भी प्रोनाउन यूज समझ में आया। ठीक है, तो आपने तीनों कॉम्प्लीमेंट समझ लिए, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और प्रोनाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ लिया। ठीक है, अगर उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। आई नो द एड्रेस। ठीक है, आई नो द एड्रेस। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, और नो क्या हो गया? मेन वर्ब। और ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। चौथा समझते हैं। चौथा कहता है कि सब्जेक्ट के बाद में जो आया है वो है वर्ब। वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद में जो यूज हुआ है वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है? ठीक है, अभी आपको समझाता हूँ एक और चीज लेके। ठीक है, इसको अभी समझाऊंगा डीपली। ठीक, तो आपको ये चीज समझ में आया कि सब्जेक्ट मेन वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक, अब यहाँ बोला मैंने जो कि आपका मैं बताऊं हमेशा वर्ब से फॉलोड होता है। किससे? वर्ब से। ठीक, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि राम क्या है सरकार। तो राम सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। अगर डीपली जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जाएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और ये हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब पांचवा जो स्ट्रक्चर लिया तो हमने लिया सब्जेक्ट प्लस क्या? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में क्या है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के क्या बाद में रख दिया हमने? ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात। चलिए आगे चलते हैं, इसी कहानी को और बढ़ाते हैं आगे। यहाँ बोला कि द टीचर क्या हुआ? सब्जेक्ट, और गेव क्या हुआ? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, और ये भी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब इस लीला को समझते हैं कि दो ऑब्जेक्ट आए हैं सेंटेंस में। कितने ऑब्जेक्ट आए हैं? दो। तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते होंगे सरकार। तो दो प्रकार के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे पहचानते हैं, और हम उसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? तो आइए समझते हैं। मैंने कहा लिख लेता हूं यहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद में आया क्या? वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या आया सरकार? वर्ब के बाद में आया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आया। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। पहले ही वीडियो में बता चुका हूं बच्चों को मैं। ठीक है, आइए समझ लो। मैंने कहा आपसे कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जो कंपलसरी होता है वो डायरेक्ट होता है, जो कंपलसरी नहीं होता है वो इनडायरेक्ट होता है। कैसे? मैंने कहा आपको कार चलाने के लिए क्या चाहिए? तो आप बोलोगे लाइसेंस। अरे भैया लाइसेंस तो गया भाड़ में, कार तो हो पहले। कार ही नहीं है तो लाइसेंस का क्या? अरे लो गाड़ी चलवा लो जी, है लेके घूमो हुआ लाइसेंस को। तो यहाँ पर समझ में आया आपको कंपलसरी क्या होता है। मैंने कहा द टीचर गेव अस। इसको छोड़ दो, यहीं तक पढ़ो। द टीचर गेव अस। टीचर ने हमें दिया क्या? क्या दिया? पता है क्या? कुछ दिया? नहीं पता। अगर नहीं पता तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट सरकार? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
क्योंकि ये किससे फॉलोड हो रहा है, सब्जेक्ट से। किससे फॉलोड हो रहा है, सब्जेक्ट से फॉलोड हो रहा है। अगर मैं अस को छुपा लूं और आप सेंटेंस पढ़ो तो यहाँ पर क्या बनना था, टीचर गेव होमवर्क, तो यहाँ पर टीचर ने हमें क्या दिया, होमवर्क दिया। तो इसका मतलब ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट। तो ये जो हुआ ये फॉलोड हुआ किससे, वर्ब से। यानी कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारा किससे फॉलोड होता है, वर्ब से फॉलोड होता है, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारा किससे फॉलोड होता है, सब्जेक्ट से फॉलोड होता है। किससे फॉलोड होता है, सब्जेक्ट से। क्लियर हुई ये वाली बात। यदि आपको जानना है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कंपलसरी होता है, कैसा होता है, कंपलसरी, और हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है, कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। कंपलसरी होता है क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है। यदि ऐसे भी नहीं आता तो आप यदि क्वेश्चन करेंगे वर्ड से, किससे क्वेश्चन करेंगे, वर्ड से, तो वर्ड से क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्लियर हुआ। ऐसे ही आप यदि होम से क्वेश्चन करेंगे तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, भली बात थी, बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए समझते हैं। मैंने कहा द टीचर क्या हुआ, सब्जेक्ट, गेव क्या हुआ, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, होमवर्क क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और टू क्या हुआ, प्रेपोजिशन। अब ये क्या हुआ, ऑल ऑफ अस, ये हुआ इसका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है सरकार। क्या हुआ, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ। ये चीज़ क्लियर हुई, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ। अब एक और स्ट्रक्चर नया तैयार होता है। क्या वो तैयार होता है, मैंने लिखा है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के बाद में आया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आया, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में आया, सरकार बोल दे क्या, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये चीज़ क्लियर हुई, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो आपको ये चीज़ भली बातें समझ में आई कि सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाता है, प्रेपोजिशन। और ये ऑब्जेक्ट भी कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सरकार। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और प्रेपोजिशन के बाद में क्या है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये चीज़ क्लियर है। यदि हम बात करते हैं, ही क्या हुआ, सब्जेक्ट, लेंट क्या हुआ, आपका मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मी क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए पेन क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये किससे फॉलोड हो रहा है, वर्ब से। ये किससे फॉलोड हो रहा है, सब्जेक्ट से, ठीक है। इस तरीके से और देख लो। अगर मैं बात करता हूँ ही की, तो ही क्या है अपने आप में, सब्जेक्ट। ये क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये क्या है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या है हमारा, टू हिज फ्रेंड, ये हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ सबको, ये चीज़ समझ में आई। यानी कि हमने 5 से 6 स्ट्रक्चर समझे हैं। कितने समझे हैं, 5 से 6 स्ट्रक्चर्स को एनालिसिस किया है अच्छे तरीके से। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। आइए समझते हैं आगे की कहानी क्या है।